जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज जून के करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू, जो एमसीक्यूज हम करा रहे हैं, खासकर यूपीपीसीएस और जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं यूपीपीसीएस से रिलेटेड हो या जो भी एग्जाम आने वाले हैं जहां पर करंट पूछा जाता है, वहां से ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं को डिटेल और वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ एक एक चीज को तोड़कर ब्रेक करके ऑथेंटिसिटी के साथ हमने बनाने की कोशिश की है। सो बेहतरीन कंटेंट है, लास्ट तक जरूर देखना भाई। अगर लास्ट तक अगर नहीं देख रहे हैं तो मिस कर जाएंगे बहुत सारी चीजें। सो प्लीज एक और रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और बने रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जून का करंट है बहुत बेहतरीन, जून 2025। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पर। हाल ही में संपन्न हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है हाल फिलहाल में। हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो एशिया में एथलेटिक्स हुई है उसके बारे में। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के इंचोन में हुआ। ठीक है, भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में स्थान बनाने में असफल रहा। ठीक है, नहीं, भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में स्थान बनाने में असफल रहा था। कहना कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? सी जो यानी कि केवल एक है, क्योंकि भारत जो है पदक तालिका में 5 शीर्ष स्थानों में था, पदक तालिका में था। चलिए, ये 26वां एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन 27 से 31 मई, याद रखना 27 से 31 मई 2025 के बीच में, कहां पर? दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में, गुमी सिविक स्टेडियम में हुआ। यह एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का 26वां कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण है दोस्तों। भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर है इंडिया, याद रखना सेकंड पोजीशन पर इंडिया है। ठीक है, कितने पदक? 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 कांस्य के साथ टोटल इंडिया के पास कितने? 24 पदक थे, जिसमें 8 गोल्ड हैं और 10 सिल्वर और 6 कांस्य हैं। भारत के गुलबीर सिंह चैंपियनशिप के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। नाम है गुलबीर सिंह, याद रखना। 5 देश देख लो। चीन नंबर 1 पे है, टोटल पदक हैं चीन के 32। इंडिया नंबर 2 पे है, टोटल पदक हैं 24, जिसमें 8 गोल्ड हैं। जापान नंबर 3, श्रीलंका 4, पाकिस्तान 5 पे। याद रखना भारत नंबर 2 पर बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित घटनाओं पर देखना क्या? हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि मिल्क डे मनाया जाता है। सही है। इस बार की थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, बात सही है, बोथ आर राइट क्वेश्चन। 1 जून को विश्व दुग्ध यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, 2001 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य यानी कि FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन से बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक संस्था है, उसके विश्व दुग्ध को मंगाने की स्थापना की थी। ठीक है, इस साल का विश्व का थीम था क्या? मैंने बताया यहाँ पर लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स, वेरी इंपोर्टेंट। जून 2025 में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है, नाम है सेरेना विलियम्स। उनको स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स दिया गया है। यह पुरस्कार खेल, कला व साहित्य विज्ञान में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। IPL में 300 छक्का मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? ये बन गया रोहित शर्मा। कौन भैया? रोहित शर्मा ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 600 से ज्यादा छक्के मारे हैं। IPL के इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और दूसरे खिलाड़ी कौन है? उनसे पहले केवल क्रिस गेल ने यह कारनामा किया था। कुल मिलाकर दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में ये पहले हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाल ही में जून 2025 में किस भारतीय प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी की ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह नीरज चोपड़ा को दोस्तों, नीरज चोपड़ा को। हाल ही में जून 2025 में भारत के भाला फेंक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, उनको ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एवं मिडिल ईस्ट, उसके 2000 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में आपको बताना है क्या है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एशिया, प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कौन सा सही है? ये गलत है, केवल एक सही है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में दोस्तों दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशिया, प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में
10वां स्थान प्राप्त कर लिया है। वहीं IGIA की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, इस सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है कौन सा? इंदिरा गांधी। और शीर्ष 3 हवाई अड्डे देखो, दुबई नंबर 1 पर है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संगाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे नंबर पर दोहा कतर में है। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1, संगाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पर है जो दोहा कतर में है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस नाम से स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया है? यह दोस्तों भारत जैन, याद रखना। नई दिल्ली में जितेंद्र सिंह ने, जो मंत्री हैं, भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI है, उस मॉडल को लॉन्च किया। इसका नाम है भारत जैन, ठीक है। यह प्लेटफॉर्म टेक्स्ट, स्पीच, इमेज मॉडलिटी को एकीकृत करके 22 भारतीय भाषाओं में, याद रखना, 22 भारतीय भाषाओं में सहज AI समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट, पुस्तक इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीनाथ राघवन के द्वारा, ठीक है। हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी संदीप आर ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये है संदीप आर के बारे में, ठीक है। अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। टाटा समूह के वरिष्ठ नेता हैं। IIM बेंगलोर के 1982 बैच के पूर्व छात्र S पद्मनाभम, इनको 30 मई 2025 को टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष S पद्मनाभम। किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये इंदिरा गांधी के शासनकाल और भारत के द्वारा उनके प्रवर्तन पर केंद्रित है, श्रीनाथ राघवन ने दोस्तों। और जनरल दिनेश सिंह राणा लेफ्टिनेंट है। 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने तियानवें 2 अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च किया है? चाइना का दोस्तों, ठीक है। क्षुद्रग्रह है इसका 2016 SO3 से नमूने एकत्र करने के बाद मुख्य बेल्ट धूमकेतु का पता लगाने के लिए तियानवें 2 अंतर्ग्रहीय मिशन इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन को 30 मई 2025 को चीन के सिचुआन में जिचोंग सैटेलाइट, यहाँ पे जिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट इनका, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, 29 से 31 मई तक ग्लेशियरों यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ दुशान्बे में हुआ, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। कहाँ पर? ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 मई दुशान्बे में दोस्तों। ताजिकिस्तान सरकार है, इसकी कैपिटल है ये। यूनेस्को, WMO विश्व मौसम संगठन और एशियाई विकास बैंक, ये याद रखना, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से किया गया, यूनेस्को और WMO के सहयोग से भी। अब आओ यहाँ पे मिलाएंगे मैचिंग। वाडा विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, और भी देख लेते हैं कुछ। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर कौन है? अब चलो मैं बताता हूँ। वाडा की जो अध्यक्ष है पेट्रोल बैंक का, वाडा के अध्यक्ष कौन है? ये है पेट्रोल बैंक का। तो आप आ जाओ 3। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये है लुइस मोंटेनेग्रो, 3-1। पोलैंड के राष्ट्रपति ये है करोल नवरोकी, पोलैंड के राष्ट्रपति हैं करोल नवरोकी, यानी कि आपके क्या हो गया 2। और दक्षिण अफ्रीकी ये है हेनरिक क्लासन, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। आंसर हो गया 3-1-2-4, मतलब ए इज योर आंसर। ये देख लो यहाँ पे है क्या? हाँ, अब मैच ये पढ़ना चाहो आप सारा पढ़ लेना, ये दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ ये एक्सप्लेनेशन। ये जो है डोपिंग एजेंसी स्वतंत्र टुल्ला बंका है, ठीक है, यहाँ से बनी हुई टुल्ला बंका, पोलैंड की है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा चिनाब रेलवे ब्रिज के संदर्भ में। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में स्थित है। यह पेरिस के एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा, याद रखना 35 मीटर ही है क्या? यस। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, मैं ऐसे कर देता हूँ, उसका हिस्सा है। बात सही है, चारों सही है, चारों सही है। 6 जून को मोदी जी गए चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब नदी ब्रिज का उद्घाटन करने से दोस्तों, मतलब वहां नहीं गए। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ऐसे जो बनता है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में 2003 में इसको मंजूरी दी गई थी। रेलवे पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर, याद रखना 359 मीटर ऊंचाई, 1178 फीट की ऊंचाई पर बना। पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के कहाँ पर है? बक्कल और कोरी के बीच में बना है, बक्कल और कोरी के बीच में।
आर्च ब्रिज नदी तल से 1178 फीट ऊपर है, जो कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। और ये USBRL का क्या है, एक हिस्सा है। अंजी खंड ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है जो इसी परियोजना का हिस्सा है। कौन सा? अंजी खंड ब्रिज। नेक्स्ट, खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया दोस्तों। इन्होंने किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अर्बन अड्डा 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया मनसुख मांडविया ने। 3 से 5 जून तक चलने वाला है। जलवायु अनुकूल शहर, लिंग और गतिशीलता, स्वच्छ हवा और पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन पर विषयगत सत्र शामिल है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं, विशेषज्ञ और दिग्गजों को एकजुट करके बेहतर शहरी भविष्य बनाना है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 2 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का शुभारंभ किया, साइकिलिंग बच्चे और शहर, डॉक्टर के भैरव जोशी, और रोड टू साइकिल टू स्कूल, ये डॉक्टर भैरव जोशी और AR कुश पारेख, याद रखना। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पहल थी, यानी कि ये बुक थी। तेलंगाना सरकार की बात करें, किस वन्यजीव संरक्षण रिजर्व को नामित किया है जो कवाल टाइगर रिजर्व और ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे के रूप में कार्य करेगा? यह कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व इंपोर्टेंट है। तेलंगाना सरकार ने दोस्तों वन्यजीव संरक्षण यानी कि WPA का एक्ट है 1972, उसके तहत आदेश जारी किया है कि कवाल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना का है और एक ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, इसको जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया है। यह लगभग 1493 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इनके रिजर्वों के बीच बाघ संपर्क, टाइगर संपर्क को बढ़ाना है। एनालेना बैरबॉक, ये कौन है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष है। यह महासभा के नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी दोस्तों, ऐसा नहीं है पहली है, इससे पहले हो चुका है। सो पहला इज राइट आंसर। जर्मनी की है, ये याद रखना, ये पूछेंगे। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बैरबॉक UNGA की 80वें सत्र की निर्वाचित महिला कौन है? हेड, चीफ है ये। इससे पहले 79वें सत्र के फ्लेमन यंग, 79 वाले कौन थे? फ्लेमन यंग। कहाँ से थे? कैमरून से, ये जर्मनी से। इस पद पर आसीन होने वाले पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला है। हाँ, ये बात सही है, पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला है और महासभा का नेतृत्व करने वाली टोटली 5वीं महिला है ये, 5वीं, 5th नंबर की। नेक्स्ट आ जाओ। भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोलर, ठीक है, रिसर्च वेसल किस देश के सहयोग से बनाने जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में GRS यानी गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। यह नॉर्वे के सहयोग से भारत अपना PRV बनाने जा रहा है। गार्डन रीच से बिल्डर GRS और नॉर्वे की कंपनी है कोंग्सबर्ग ओस्लो, इसके साथ एक MOU साइन किया है। तो नॉर्वे के साथ सहयोग करके बना रहा है, इंपोर्टेंट है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा अग्निवीरों को यूपी पुलिस के और PSC की भर्ती में 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है क्या? यस, नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हवाई द्वीप में स्थित है। कौन सा सही है दोस्तों? कह रहे हैं कौन सा सही है? ये सिर्फ दोनों गलत है इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला किया है। यूपी पुलिस और PSC की भर्ती में 20%, तो ये 10 नहीं है 20 है। इटली में यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, ठीक है। चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हवाई द्वीप में, हवाई में नहीं गाइस, ये इटली में। आंसर क्या होगा? ये सक्रिय एक्टिव है, याद रखना। हाल ही में एलन मस्क के प्लेटफॉर्म X द्वारा अनावरण किए गए अगली पीढ़ी के संचार उपकरण का क्या नाम है, जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है? क्या बात है, हर चीज बना रहा है भाई ये। एक्स चैट। हाल ही में जून 2025 में एलन मस्क, भाई ये खतरनाक खिलाड़ी है, मुझे लग रहा है एलियन टाइप का है ये। एक्स चैट का अनावरण किया है। अगली पीढ़ी का संचार उपकरण जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी कंपनी को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। बना दे भाई, बना दे, बहुत अच्छा। गर्भपात पिल, ये टैबलेट है गर्भपात कराने वाली, एबॉर्शन कराने वाली, इंपोर्टेंट है। मिफेप्रिस्टोन RU 486 कहते हैं इसे, मिफेप्रिस्टोन RU 486 बनाने के लिए प्रसिद्ध एटिने एमिलेबोरियू किस देश के जैव यानी कि बायोकेमिकल हैं, ये केमिस्ट हैं, जैव रासायनिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे फ्रांस के दोस्तों। क्या नाम है इसका? मिफेप्रिस्टोन गोली का नाम है, गर्भपात की पिल है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी जैव रासायनिक एटिने एमिलेबोरियू। इनका 31 मई 2025 को 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 31 मई डेट याद रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट। IPL 2025 का 18वां संस्करण हुआ, बिल्कुल। फाइनल में RCB जीत गया, किस टीम को हराया? पंजाब किंग्स को दोस्तों, ठीक है। RCB ने फाइनल पंजाब किंग्स को
6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। ऐसा पहला मुश्किल से कितने सालों में हुआ है? 18वां संस्करण था। 3 जून 2025 को फाइनल हुआ अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हाल ही में भारत के श्री V श्रीनिवास को इसका प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से संबंध निकाय, यह जो है संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबंध निकाय कौन सा सही है? केवल एक, ये गलत है। ठीक है, भारत के श्री V निवास को 2025 से 28 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, प्रशासन परिषद के अध्यक्ष के रूप में बहरीन के कौन है? रायद बेन सैम्स का स्थान लेंगे दोस्तों ये। और ये भारत प्रशासन सुधार आयोग के माध्यम से ये है दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबंध निकाय नहीं है। यह लोक प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र के कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा है। यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में पंजीकृत एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, इतना याद रखो। अब उलान बटोर, हाल ही में संपन्न उलान बटोर में क्या हुआ? ओपन कुश्ती रैंकिंग हुई। उलान बटोर में कुश्ती रैंकिंग की गई, सीरीज हुई वहां पर 2025 में। भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? 21, 21 याद रखना। तो उलान बटोर ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में उलान बटोर में हुई अपनी कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 21 पदक, 6 गोल्ड, ठीक है, 7 रजत और 8 ब्रोंज के साथ अपना अभियान समाप्त किया। यह आयोजन 29 मई से 1 जून के बीच मंगोलियाई राजधानी उलान बटोर में हुआ और यह वर्ष 2025 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा आयोजित तीसरी रैंकिंग सीरीज थी दोस्तों। ठीक है, भारत के स्वर्ण पदक देख लो और ये देख लेना किसको किस किलोग्राम वर्ग में मिला है। रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम, थोड़ा भारी खेलते हैं। अंतिम पांगाल 53 हल्का खेलता है। निया सांगवान 57 किलोग्राम में। मुस्कान 59 किलोग्राम में। हर्षिता पहला महिलाएं 72 किलोग्राम में। अनिल मोर ग्रीको रोमन है 55 किलोग्राम में दोस्तों। ठीक है, अनिल मोर ग्रीको रोमन है 55 किलोग्राम में, याद रखना। रितिका हुड्डा 76 में। ठीक, अंतिम बंगाल 53 में, ये याद रखना। अब आ जाओ और वर्ष पहलवानों के लिए पहली रैंकिंग सीरीज जागरेब, पहली सीरीज कहाँ पे हुई? जागरेब क्रोएशिया में 5 से 9 फरवरी को आयोजित की गई थी और दूसरी सीरीज कुश्ती वाली तिराना अल्बानिया में 26 फरवरी से 2 मार्च में आयोजित की गई। 2025 की चौथी और आखिरी सीरीज 17 से 20 जुलाई 2025 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की जाएगी, यानी कि हो चुकी है। अब हाल ही में राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में जोड़ दिया गया है? अब हो गए 91। बताइए जल्दी। खीचन और मैनार। ठीक है, राजस्थान के फलौदी में खीचन, फलौदी जगह है राजस्थान में, और उदयपुर में मैनार वेटलैंड है। इनको रामसर स्थल रामसर वेटलैंड में जोड़ दिया गया है और 91 हो गए टोटल। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 20 और उसके बाद यूपी में कितने? 10। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान IICA अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस राज्य में स्थापित कर रहा है? मेघालय। ठीक है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान है मेघालय के न्यू शिलोंग टाउनशिप में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित करेगा। इसे पीएम डिवाइन योजना के तहत 100.95 करोड़ की सहायता से डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में निकारागुआ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाने वाला 101वां सदस्य देश बना है। कौन? निकारागुआ WTO को अपनाने वाला। उपयुक्त समझौता वर्ष 2022 में जेनेवा में हुए 12वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। दोनों सही हैं, बोथ आर राइट। निकारागुआ ने 2 जून को WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को अपना लिया है और इस तरीके से वो 101वां सदस्य बन गया है। यह कदम विश्व स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथा को रोकने और समुद्री जैव विविधता बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जून 2022 में जेनेवा में हुए 12वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC12 कहते हैं अपनाया गया। ठीक है, समुद्री संसाधन संरक्षण और स्थिरता पर केंद्रित है। यह पहला समझौता दोस्तों। यह वैश्विक मछली भंडार में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है, यानी हानिकारक सब्सिडी से निपटने के लिए दशकों संवाद का परिणाम है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सही है। थीम थी इसकी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, बीट प्लास्टिक प्रदूषण, दोनों सही है दोस्तों। इस बार की थीम याद रखना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंग के रूप में 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया रहा है। इसके थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, यानी कि क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद UN का इकोसॉक के लिए चुना गया है? 2026 से 28, 26 और 28 के लिए, 26 से 28 याद रखना। ठीक है, 26 से 28 के लिए इंडिया को
चुना गया है। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम करती है। जून 2025 में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने, राजीव गांधी के ऊपर। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निकट रामगढ़ बांध में इस अभियान की शुरुआत की दोस्तों। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 2 जून 2025 को हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य की हरित आच्छादन ग्रीन कवर को बढ़ाना। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरा का हवाला देते हुए 12 देशों से अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। भैया खतरनाक काम कर रहा है। कौन कौन से हैं? 12 देश, ठीक है। इसमें से ये हैं अफगानिस्तान, म्यांमार और ईरान। पाकिस्तान को भी इन्होंने खुला छोड़ दिया है, सही है। इसके सर पर तांडव करेंगे ये पाकिस्तानी। इसमें कौन कौन से हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों में प्रवेश और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब देख लो, नंबर 1 अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ठीक है, अपना पड़ोसी। चाड अफ्रीकन, कांगो गणराज्य, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। ज़्यादातर ये अफ्रीकन कंट्री हैं, कुछ अफगानिस्तान एशिया वाले हैं ये, और ईरान है इसमें, ठीक है। 12 कंट्री होगी। पाकिस्तान को खुला छोड़ दिया इसमें। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? दिल्ली मेट्रो को। वाह 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 वाह, इंपोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मेट्रो को ग्रीन ट्रांसपोर्टर यानी कि ट्रांसपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पहली बार भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस मिला है। कौन सा है? फ्लिप करने वाली फ्लिपकार्ट, बहुत फ्लिप करती है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक विकास के वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का दर्जा मिला है। हाल ही में जून 2025 में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन नाम है कुमार मंगलम बिरला किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये दिया गया दोस्तों यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूसीएसपीएफ। 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यूएस इंडिया द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। श्री बिरला को अरविंद कृष्णा जो आईबीएम के कौन है सीईओ और तोशियाकी हिगाशियारा जो हिताची के साथ सम्मानित किया गया अरविंद कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक और कार्य संसदीय कार्य मंत्री नाम है किरण रिजिजू। इन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का उम्मीद किया, किस पोर्टल का शुभारंभ किया? देखो उम्मीद नहीं की, तो उम्मीद पोर्टल की उम्मीद की इन्होंने। केंद्रीय अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, नई दिल्ली में इन्होंने उम्मीद सेंट्रल उम्मीद नाम का पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को आधुनिक और पारदर्शिता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका नाम आ सकता है यूनिफाइड करने के लिए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग करेगा, जीआईएस मैपिंग करेगा और ई गवर्नेंस टूल के साथ एकीकृत करेगा, जिससे संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन आसान हो जाए। अब आ गया आईएनएस अर्नाला, और ये आएगा आपके एग्जाम में। अर्नाला क्या है? भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। यह युद्धपोत तलाशी एवं बचाव अभियान और हल्के समुद्री ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। कौन सा सही है? बोथ आर राइट। आईएनएस अर्नाला दोस्तों भारत का पहला एंटी सबमरीन है आईएनएस अर्नाला। 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना के कहां पर? विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया, ठीक है। यह युद्धपोत खास तौर पर पानी के नीचे निगरानी, तलाशी और बचाव अभियान के लिए हल्के समुद्री ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। लंबाई 77 मीटर है, वजन 1490 टन है। डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से डीजल इंजन वाटर जेट है इसमें, जिससे तकनीक आधारित भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत बन गया। तटीय जल में पनडुब्बी के खिलाफ युद्ध करने की पूरी क्षमता है। इसमें माइन बिछाने की उन्नत प्रणाली भी मौजूद है। इस युद्धपोत में 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। इसको बनाया किसने? जीआरएससी कोलकाता ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है। 16 स्वदेशी युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला जहाज है। इसका नाम महाराष्ट्र के बसई तट के पास ऐतिहासिक एक वो होता था किला, अन्नाला किला, उसके नाम पर रखा गया है, जिसे 1737 में चिमाजी अप्पा ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने की पहल घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। इंपोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी।
प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने का सरकारी पहल की घोषणा की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होने पर नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन सा सही है? बोथ आर राइट। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 2017 में इसके गठन के बाद से 2017 में गठित हुई है, याद रखना। ये नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसके अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और यह केंद्र सरकार की इच्छा पर ही इस पद पर बने रहते हैं। यह पद नवंबर 2024 से रिक्त है, क्योंकि यह तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय के निधन का हो गया था। यानी कि जो 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया था नवंबर 2024 में, उसके बाद से ये पद खाली चल रहा है। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित कितने देशों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएन सुरक्षा परिषद के नए गैर अस्थायी यानी कि कैसे टेम्परेरी सदस्य के रूप में चुना है? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया। कौन है दोस्तों? ये 4 हैं, इसमें एक और है, याद रखना, लातविया, बहरीन, कोलंबिया और लाइबेरिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2025 में लातविया, बहरीन, कोलंबिया, बहरीन और डीआरसी भी, और याद रखना, इसको 2 वर्ष के लिए चुना है। 1 जून 2026 से 31 दिसंबर 2027 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री टीबी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। क्या है? दोनों सही है, शायद दोनों ही सही है, देखो। ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। 16वां वित्त आयोग दोस्तों, राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट साहब ने, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है सीबी, क्या नाम है? श्री टी रविशंकर जी 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं। ठीक है, श्री टी रविशंकर कार्यकाल संभालने की तिथि से लेकर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी पहले पद पर बने रहेंगे। श्री टी रविशंकर की नियुक्ति 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक श्री अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप हुई है। यानी कि किसकी? श्री अजय नारायण झा ने एक त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा ये आयोग। विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी? जो 2022-23 में घटकर 5.3 रह गई है। ये थी 27.1%, याद रखना ये डेटा। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है। 11 साल में 11-12 में गरीबी दर थी 27.1% दोस्तों। 22-23 में घटकर रह गई है कितनी? 5.3%। इस दौरान लगभग 269 मिलियन यानी कि 26.96 करोड़ लोग जो भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। 2011-12 में देश में 344.47 मिलियन यानी करीब 34.4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे। 22-23 में संख्या घटकर हो गई है 7.5 करोड़। इस रिपोर्ट में गरीबी रेखा का आंकलन $3 प्रतिदिन यानी कि 2021 की कीमतों पर, ठीक है, 2021 की कीमतों के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार की गई है। उपयुक्त बदलाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका है। 2011-12 में 5 राज्यों में देश की 65% अत्यधिक गरीबी रहते थे दोस्तों। इन 5 राज्यों में देश के सबसे ज्यादा 65% गरीब रहते थे। अब इन राज्यों में गरीबी में कमी के 2/3 हिस्से में योगदान दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में। यह प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है, नहीं 8 जून को, नहीं 7 जून को, सॉरी 8 जून को विश्व महासागर दिवस। इसका उद्देश्य सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन के महत्व को प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। कौन सा सही है? ये दोस्तों 2 वाला सही है, क्योंकि ये 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित पोषणयुक्त भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना। 2025 में इस दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। दोस्तों क्या था? खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन। गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं 41 पे। जून 2025 में किस राज्य के गोपालपुर इंडस्ट्रीज पार्क को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में शामिल किया गया दोस्तों? कौन सा? गंजम, उड़ीसा का। ठीक है, कौन है ये? गंजम, यानी कि
EF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रांजिशनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर में दोस्तों गंजम जिले में उड़ीसा का स्थित टाटा स्टील सेज लिमिटेड के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को भारत में हरित औद्योगिकरण और डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रांजिशनल लिस्ट में रखा गया था। 2021 में कोप 26 के होने के बाद 2021 में हुआ था कोप 26, याद रखना। ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रीज क्लस्टर पहल को उसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे की तैयारी में तेजी लाना। समझ रहे हैं आप? इस पहल में अब 16 देशों के 33 क्लस्टर शामिल हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। विदेश मंत्री, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित चौथा भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की। उन्होंने चीफ हेड किया दोस्तों। ठीक है, 5 मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज राज्य के विदेशी मंत्रियों के चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया। कौन सा सही है? बोथ आर राइट। ठीक है, तो ये 4 और 5 जो मिडिल ईस्ट कंट्री थे एशियाई देश, ये 5 आए थे। इसमें मेजबानी कौन ने की थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। याद रखना, मोदी जी ने नहीं की, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे वो। चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025, एस जयशंकर साहब इसके हेड थे। 6 जून 2025 को कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। चौथा था ये भारत मध्य एशिया संवाद। ठीक है, भारत ने दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की थी, तीसरे में। ठीक है, अब 5 मध्य एशियाई देश देख लो, ताजिकिस्तान, जितने भी किस्तान है सारे इसमें ही है। चौथा भारत मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया और देख सकते हो। और यह बैठक 27 जनवरी 2022 को आभासी रूप से आयोजित की गई थी। कोरोना का टाइम था इस तरीके से। हाल ही में 7 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर, आजकल ये बहुत चर्चा में सारे मिनिस्टर्स फॉरेन वाले, डेविड लेमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह है ब्रिटेन के। तो याद रखना, डेविड लेमी ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हाल ही में 7 जून 2025 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने नई दिल्ली में मोदी साहब से मुलाकात की। दोनों के बीच में भारत यूके को लेकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूती पर चर्चा हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, 24 जुलाई को सेपा साइन हुआ यूके और इसके बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 24 जुलाई को साइन हो चुका है। इसमें बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट फ्री होंगे, जो टैक्स नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने धनुषकोडी मतलब तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के निर्माण की अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। ठीक है, यह कौन सा? तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों। पर्यावरण दिवस था, 5 जून का समय था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए 1972 में। धनुषकोडी जो तमिलनाडु में पम्बन के आसपास पड़ता है, 524.78 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए ग्रेटर फ्लेमिंगो अभियान का निर्माण किया। वहीं जून 2025 में असम और मेघालय की सरकारों ने मेघालय में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, नाम है कुल्सी। इंपोर्टेंट है, कहां पर है ये? मेघालय, मेघना से बनी है मेघालय। कुल्सी नदी पर 55 मेगावाट की जल विद्युत, कितने वाले? 55 मेगावाट की जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजना स्थापित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर संयुक्त पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 मेगावाट या 40 मेगावाट की, कौन सा? 40 मेगावाट या 20 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया? कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री हैं आशीष सूद ने दक्षिणी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में 33/11 किलोकारी सब स्टेशन पर भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयुक्ता स्तरीय 20 मेगावाट यानी कि 40 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, उसका उद्घाटन किया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ग्रिड कनेक्ट बेस परियोजना है ये याद रखना। हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन, दोस्तों मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया है। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये फ्रेंच ओपन का? यह कोको गफ। कहां से है दोस्तों? कोको गफ ने दोस्तों 19 मई से 8 जून 2025 के मध्य पेरिस, फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में खेला गया और 124वां संस्करण था। अमेरिका की कोको कप ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आरेना सबालेंका को हरा दिया। तो अमेरिका की है कोको कप, हराया किसको है? आरेना सबालेंका को। ये कहां से है? बेलारूस। ठीक है, बेलारूस रसिया का पड़ोसी, इसको हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत गया। और बेलारूस बताइए कहां पर है? मैंने बता दिया। टेनिस के स्पेन में कार्लोस अल्कराज ने 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में इटली के जेनिक सिनर को हराया। यानी कि अगर बात करें फ्रेंच ओपन में मेल वाले में, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया? जेनिक सिनर, जो इटली से हैं, और ये स्पेन से हैं, कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता और विजेता की सूची इस प्रकार है, आप देख सकते हो। पुरुष एकल में देखें तो मस्कटियर्स कप मिलता है इसमें, कार्लोस अल्कराज स्पेन ने जेनिक सिनर को हराया। महिला एकल में कोको कप अमेरिका ने आरेना सबालेंका को। पुरुष युगल में होरासियो जेबोलोस अर्जेंटीना और मार्सेलो ग्रेनोलेस से मिलकर
किसको हराया? ये दोनों ब्रिटेन के हैं, जो सैलिसबरी और नील स्कूप्सकी। ठीक है, महिला युगल देख लेना चाहो तो, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पंचायती राज मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? बताइए। यह रोहिणी ग्राम पंचायत, इंपोर्टेंट है दोस्तों। पंचायत राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के सहयोग से जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए, ठीक है, तो जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए दोस्तों पीआरआई ने यानी कि पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा एक उत्कृष्ट डिजिटल पहल को मान्यता दी गई है, जिसका नाम है ई शासन। ठीक है, ई शासन 2025 के लिए राष्ट्र पुरस्कार वितरित किए गए विशिष्ट श्रेणी में। तो किस किस को दिए गए, यहाँ आ जाते हैं, ये पूरी कहानी पढ़ने का समय कम है। राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित दिखते हैं कौन कौन से हैं। यह स्वर्ण पुरस्कार जैसे ऊपर भी दे रखा है, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर तालुका में स्थित है रोहिणी ग्राम पंचायत। तो स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत जो धुले महाराष्ट्र में। रजत यानी कि सिल्वर पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत जो पश्चिमी त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में ये। और जूरी पुरस्कार पलसाना ग्राम पंचायत सूरत गुजरात में। और जूरी पुरस्कार मिला स्वाकाती ग्राम पंचायत कंदुझार उड़ीसा में। चारों ही स्टेट दे रखे हैं, ये देख लेना। तो मजलिस को क्या मिला है? सिल्वर। ये क्या है? जूरी पुरस्कार इन दोनों। अब आ जाओ इधर। क्वेश्चन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है और बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चन है। इनको अगर आप बारीकी से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला है। हाल ही में बात करें दोस्तों, किस सरकारी स्वामित्व वाली एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अतिरिक्त यानी कि एडिशनल प्रभार दिया गया है? कौन है? सतपाल भानु, याद रखना। इनको एडिशनल प्रभार दिया गया है, ये है। तो हाल ही में दीपक जो है, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक हैं। इनका नाम है निदेशक शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। शैलेश सी मेहता कौन है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। और जून 2025 में सतपाल भानु को एलआईसी का मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इधर आ जाओ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में बात करेंगे। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका उद्देश्य दोस्तों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराना और नवजात शिशुओं की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। दोनों सही है, बोथ आर राइट। पीएमएसएमए की बात करेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में शुरू हुई दोस्तों। किसके अंदर में मैं बात कर चुका हूँ। 2025 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच हो चुकी है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराना, शिशु की रक्षा करना, हर महीने की 9 तारीख को देश भर में आयोजित होता है यह अभियान। इसका केंद्र बिंदु दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो दूसरी तिमाही की और तीसरी वाली। भारत का पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान को महाराष्ट्र का है सिंधुदुर्ग जिला, उसके वेंगुर्ला में निवेटी रॉक्स है, वहां पर रॉक्स मतलब चट्टान है, उसके पास एक सेवा मुक्त डीकमीशन हुआ आईएनएस गुलदार है, उसके आसपास डेवलप किया गया दोस्तों। ये केंद्रीय पर्यटन सेंटर का जो पर्यटन मिनिस्ट्री है ना, उसकी पहल है। करीब 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी उन्होंने। हाल ही में जून 2025 की बात करें दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत ही बेहतरीन पहल है, दिल्ली में कचरा ही कचरा है। हाल ही में जून 2025 में बात करें, दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाई जाएगी। यह भारत भर में प्रस्तावित 4 ई वेस्ट पार्कों में से एक है। तो भारत में टोटल कितने, यही पूछ लेगा, 4, उनमें से एक कहाँ है? दिल्ली में बन चुका है, मतलब बन रहा है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जून 2025 में पोसोन पोया पर्व किस देश में मनाया गया? यह मनाया गया श्रीलंका में मनाया गया। तो पोसोन पोया दोस्तों कहाँ मनाया गया? इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, श्रीलंका में। हाल ही में जून में बात है, श्रीलंका में पोसोन पोया पर्व मनाया गया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में, कहां पर? बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। यह उत्सव सम्राट अशोक के पुत्र अरहंत महिंदा के महिंताले में राजा देवनाम पियतिसा को पहला उपदेश दिए जाने की स्मृति में ताजा करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में क्या है? इसके अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या 2080 के दशक तक, याद रखना यहाँ थोड़ा सा चेंज है, भारत की जनसंख्या 2080 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी। इसके अनुसार भारत की जो प्रजनन दर घटकर 1.9 जन्म रह जाएगी, प्रति महिला 1.9 रह जाएगी।
ठीक है, तो ये क्या है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। कौन सा सही है दोस्तों, केवल दो वाला, केवल दो सही है, पहला वाला गलत है। क्योंकि जो भारत की अगर यूएनएफपी की माने तो भारत की जनसंख्या 2060 तक, 80 तक नहीं है ये, 2060 260 20 या 60 ऐसे कर लो, 2060 तक, उसके शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर, 2060 याद रखना ऐसा आएगा, शिखर पर होगी और इसके बाद धीरे धीरे गिरावट शुरू होगी 2060 तक। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत का जो प्रजनन दर है घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो कि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है, रह गई है मतलब हो जाएगी, रह गई है। और जो प्रतिस्थापन मतलब है रिप्लेसमेंट जो रेट है, रिप्लेसमेंट लेवल ये होता है दोस्तों कि जो है अगर एक महिला और एक मतलब हस्बैंड है, कोई पति पत्नी कपल है, उनके दो ही बच्चे होंगे तो वहां से ना एक लड़का या लड़की या दो ही लड़के, तो एक रिप्लेसमेंट लेवल शुरू हो जाता है वहां से, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन दर। उसके बाद जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं और माने संयुक्त राष्ट्र की नई जनसंख्या रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान भी है। ये सारे आंकड़े आप देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कसमैन एंड वैकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के हिसाब से डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है, मुंबई। किसमें, डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में। ठीक है, मुंबई ने वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 97 शहरों में से 6वां स्थान हासिल किया। कौन सा, 6वां। जैसा कि कसमैन एंड वैकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट आई है, यहाँ पर वर्तमान शहरों में देखा जाए तो 335 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर निर्माणाधीन है दोस्तों, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष पर है। ठीक है, अब निर्माणाधीन डेटा सेंटर जो शीर्ष शहर है उनकी बात कर लो, थोड़ा सा आ सकता है वैश्विक रैंकिंग। सबसे पहले यूएसए का वर्जीनिया, फिर अटलांटा, फिर कोलंबस, फिर डलास, ये फिनिक्स, फिर मुंबई, ये सारे इनकी मेगावाट देख सकते हो। मुंबई की है 335, 6ठे नंबर पे। स्ट्रॉबेरी मून क्या है, स्ट्रॉबेरी मून क्या है दोस्तों, ये जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा होती है, उसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी मून। 11 जून की रात को ये सब हुआ, दुर्लभ खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉटिकल क्या है ये घटना है। यह स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखरते हुए देखा गया जिसमें आसमान में दोस्तों। ठीक है, पश्चिम में सूर्य के ढलते हुए पूर्वी आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, इसे कहा गया स्ट्रॉबेरी मून। ठीक है, जो कि पश्चिमी देशों में इस समय जून जुलाई माह में पकने वाली जो जंगली स्ट्रॉबेरी के कारण रखा गया है इसका नाम। कुछ देशों में इसे हॉट मून, रोज मून, मिड मून भी कहा जाता है। लगभग हर 20 साल में स्ट्रॉबेरी मून और समर सोल्स्टाइस की घटना एक साथ होती है, और मून जो है 30 जून 2026 को, अगला स्ट्रॉबेरी मून 30 जून 2026 को होगा, ये याद रखना। जून 2025 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद एफएसडीसी की बात करें, उसकी 29वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, मुंबई में, याद रखना। जो एफएसडीसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उसकी 29वीं वार्षिक बैठक 10 जून 2025 को मुंबई में आयोजित हुई दोस्तों। इसकी अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया था ज्ञानेश कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की चर्चा करेंगे, क्या है इसके नवीनतम आंकड़ों की माने, इसके अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा दायरा 50% से अधिक हो गया है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। तीसरा माने, इसे वर्ष 1954 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा सही है, देखो केवल एक। इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा दायरा 50% से अधिक हो गया है, ये आईएलओ की रिपोर्ट में है। अब आईएलओ की बात करें दोस्तों, ये पहली बात तो 1919 में वर्साई की संधि से इसके द्वारा स्थापित हुआ था, बट 1919 में। ठीक है, यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, विशिष्ट स्पेशल एजेंसी है आईएलओ। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना है। इसे 1969 में, ये भी डेट याद रखना, 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा दायरे की बात करें तो 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में हो गया 64.3%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आईएलओ स्टेट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक दशक में 45% अंकों की वृद्धि देखी गई है लास्ट 10 ईयर्स में। हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है, नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण, वाह वाह, नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। दोस्तों, भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराना आदर्श वाक्य था, मां हृदय कस्य सुदृढ़, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। अब उसके स्थान पर नया आदर्श वाक्य लेकर आए, नाम है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। ये सही है, ये बहुत बढ़िया है, उजागर करो भाई,
अब बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में मेट्रो शहर के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं, मेट्रो शहरों जो मेट्रो जो शहर है, जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या 80 से 85 तेंदुओं वाले भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु के आसपास, क्योंकि कर्नाटका के आसपास देखेंगे, ये याद रखना। हॉलमत्ती नेचर फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में, जिसमें 54 तेंदुए पाए गए दोस्तों। हाल ही में किस देश ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की एआई नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी की गई? यह है भारत, याद रखना इसको, देख लेना, भारत ने इसकी मेजबानी की है। 13 जून नई दिल्ली में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की एआई नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी थी। यह आयोजन किया दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके अधीन है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर टीईसी द्वारा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य के दूरसंचार नेटवर्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायक नहीं बल्कि एक मूलभूत तत्व के रूप में अपनाकर कैसे कार्य किया। भारत ने I2U प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस 2030 की मेजबानी का प्रस्ताव भी रखा है। गॉट इट? अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट, हाँ ये देख लो, भारत ने श्रीमती एम रेवती जो है, याद रखना, जो वर्तमान में दूरसंचार विभाग में संयुक्त वायरलेस सलाहकार हैं, इनको ITU के रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के निदेशक पद के लिए 2027 से 30 तक नामित किया है। थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मुझे लगा मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं जून में टाइगर क्लोन, जून में आया, जून में टाइगर आए हैं। किन दो देशों की वायुसेना के बीच हुआ? वायुसेना के बीच हुआ, भारत और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में जून में ये हुआ, भारतीय वायुसेना और यूएसए के बीच में टाइगर क्लोन सफलतापूर्वक 26 मई से 10 जून तक चलाई, और ये जून में ही माना जाएगा। ठीक है, कहां पर हुआ? गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर उत्तर प्रदेश में ये समाप्त हुआ। उत्तर भारत में हुआ है, उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ था ये। जून 2025 की माने किससे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? यह दोस्तों डॉक्टर श्रीनिवास मुकुमाला। ठीक है, याद आ रहा है आपको? ये तो पढ़ा होगा। हाल ही में जून की बात है, 178 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के संगठन की कमान किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाली है। डॉक्टर श्रीनिवास मुकुमाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। लीना नायर की बात करूं, कलर करके बात करूंगा इनकी। भारतीय मूल की ब्रिटिश लीना नायर को खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं बात करें, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है डॉक्टर सोनल मानसिंह। ठीक है, 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल नाम है लक्ष्मणाचार्य जी, उनके द्वारा 2023 श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कीर्ति गडोरकर, ये कौन है? फार्मा कंपनी है, नाम है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड ने कीर्ति गडोरकर को नया एमडी नियुक्त किया है। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी, क्या नाम है? सन फार्मा। गॉट इट? अब आ जाओ नेक्स्ट। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट, याद रखना 12 जून को एयर इंडिया 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसने कहां के लिए उड़ान भरी थी? लंदन के लिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है लंदन। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास मेघनानी नगर इलाके में भीषण हादसा हुआ। बहुत ही विविध था दोस्तों, इसके लिए क्या ही कहें, इसके लिए क्या ही कह सकते हैं, वर्ड नहीं है हमारे पास। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, लंदन जा रही थी। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू भी शामिल हैं, जिसमें से 241 लोग उनकी ऑन स्पॉट डेथ होगी दोस्तों। क्या विविध सा ये। बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप 2025 की। भारत ने इसमें 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, 148 में ग्लोबल जेंडर गैप में दोस्तों 148 में से 131वां 131 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा से जारी किया था। बोथ आर राइट। भारत ने 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप में 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है। पिछले साल कितना था? 129 रहा होगा, इस बार 131 हो गया। पिछले साल 133 रहा होगा, कंफ्यूजन मत हो, 133। ठीक है, ये 2 पायदान नीचे है। अब जो भी रहा देखना। आर्थिक भागीदार और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर हो गया 64.1% पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी की दिशा में प्रगति धीमी है अभी भी। शीर्ष 5 देशों की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे 1, 2, 3 पर बने हुए हैं। आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, उसके बाद यूके और न्यूजीलैंड है दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 19वां संस्करण था, 12 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। अब बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि
क्या थी दोस्तों? ये थी 29 मई से 12 जून 2025, याद रखना। विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि। इसको किसने लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि अभियान है, कृषि संकल्प अभियान, इसके 15वें और आखिरी दिन गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। देशव्यापी 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत 29 मई को उड़ीसा से हुई थी, जबकि इसकी अवधि है 29 मई से 12 जून 2025। दोस्तों याद रखना, इंपोर्टेंट है, आएगा ऐसा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया था? ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू कर दिया, ठीक है। और उसका उद्देश्य था ईरान की परमाणु क्षमता। डेट याद रखना 13 जून। नॉर्मडिक एलिफेंट के संदर्भ में बात करें, भारत और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। हाल ही में इसका 17वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। दोस्तों कौन सा सही है? केवल 2 सही है दोस्तों, केवल 2 सही है। भारत और मंगोलिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नॉर्मडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 13 जून 2025 को मंगोलिया के उलान बटोर में समाप्त हुआ। तो ये कह रहे हैं कौन सा सही है, पूछ रहे हैं। तो पहले वाला सही है, आंसर हो गया डी। यहाँ गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। कौन सा सही पूछा है? क्योंकि ये भारत और मंगोलिया के बीच में ही होता है दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच में ही होता है, ये याद रखो। और इसका 17वां संस्करण है, ठीक है, लेकिन ये मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ, यहाँ मेघालय में दिखाया गया, तो दूसरा गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, केवल 2। तो सही वाला ये है, अगर गलत पूछा तो ये 2 है। पिछला 16वां संस्करण जुलाई 2024 में, जो 16वां संस्करण था वो जुलाई 2024 में हुआ, वो काम मेघालय के उमरोई में हुआ था, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे सूची 1 को 2 से, क्या है? यह है सिप्रीत कौर सामरा है, प्रियंका गोस्वामी, प्रगति नायक है और सलीम अख्तर, इनकी मैचिंग करनी है। अब बात करें सिप्रीत कौर सामरा कौन है दोस्तों? ये है एक निशानेबाज, तो ये हो गया 4। सिप्रीत कौर सामरा क्या है? ये है एक निशानेबाज है। प्रियंका गोस्वामी की बात करूं, ये पैदल चाल एथलीट है दोस्तों, पैदल चाल एथलीट है। तो पैदल चाल एथलीट कौन से? तो ये है भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी, यानी कि ये हो गया 1, 4-1। प्रणति नायक की बात करें, ठीक है, प्रणति नायक कौन है? ये है एक जिम्नास्ट, कौन है? भारतीय जिम्नास्ट, तो 2 हो गया। और सलीम अख्तर कौन है? सलीम अख्तर दोस्तों, ये इनका निधन हुआ है, उर्दू समाचार वाचक थे ये, तो ये हो गया 3। तो आंसर आ गया 4, 1, 2, 3। कहां पर है? सी इज योर आंसर। अब मैं इनकी डिटेल बता दूं, इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारतीय निशानेबाज सिप्रीत कौर सामरा, याद रखना, ये आएंगे क्वेश्चन। जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। तो सिप्रीत कौर कामरा जो है निशानेबाज है, म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2025 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ये याद इंपोर्टेंट है। नॉर्वे की जेनेट हैग ड्यू स्टेड ने स्वर्ण पदक जीता, ये पूछ सकते हैं। तो नॉर्वे की जेनेट हैग ड्यू स्टेड ने क्या जीता? गोल्ड जीता, गोल्ड। जबकि स्विट्जरलैंड की एमिली जैगी ने क्या जीता? सिल्वर, ठीक है, सिल्वर पदक जीता वहां पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट और आओ। भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इंसब्रुक में ये ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया प्रियंका गोस्वामी ने। भारत की प्रणति नायक ने दक्षिण कोरिया के जेचियन में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई, कहां पर? दक्षिण कोरिया के जेचियन में। वह महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में क्या जीता? कांस्य पदक, ठीक है। और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर का नई दिल्ली में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया और ये 76 साल के थे। इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 4थे संस्करण की सह मेजबानी करेगा? यह चीन और दक्षिण कोरिया। 4थे संस्करण में चीन और दक्षिण कोरिया गणराज्य 2028 में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का 4थे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई। तो कहाँ हुआ तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन? फ्रांस के नीस में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में वियतनाम साझेदारी देश के रूप में ब्रिक्स संगठन के औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। क्या है? हाल ही में वियतनाम, याद रखना, ब्रिक्स में वियतनाम की हिस्सेदारी चल रही है, फिलहाल साझेदारी चल रही है। ब्रिक्स संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी में शुरुआत 2024 में रूस में हुई। रूस में यानी कजान में जब ब्रिक्स हुआ था नवंबर में, उस ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। कौन सा सही है? बोथ आर राइट, ये भी पूछ सकते हैं। तो ब्रिक्स संगठन में उसमें साझेदारी देशों की श्रेणी की शुरुआत ब्रिक्स कजान में हुई थी। ब्रिक्स कजान रशिया में होता। तो ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वियतनाम साझेदारी देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में
औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। इस संगठन का वो 10वां साझेदार देश है, 10वां साझेदार है, टोटल देश नहीं है। ब्रिक्स संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। अभी वियतनाम, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के साझेदार देशों की सूची में है। ठीक है, जो 5 किस्तान है उनमें से कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये याद रखना। ठीक है, और कोई सा किस्तान नहीं है, केयू वाले हैं। यूके कर लो या केयू जो करना चाहो। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों, क्या है? रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। ठीक है, रुद्रास्त्र, गॉट इट। ठीक है, तो ये है रुद्रास्त्र दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारतीय सेना ने दोस्तों रुद्रास्त्र नामक एक वर्टिकल, क्या है ये मैं थोड़ा बता दूं। रुद्रास्त्र नाम रखना, क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, आ रहा है। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वीटीओएल नामक मानव रहित हवाई यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के सफल परीक्षण पर पूरे किए हैं। यह उन्नत ड्रोन गहराई तक स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने विकसित किया, या सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। ये कंपनी आ गई नागपुर की। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। ये एक एक ना, जो ये मैंने जो डेटा बनाया ये वाले, ये याद रखना। रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग है, यूएवी है, ड्रोन गहराई तक है, और ये बनाया किसने? एसडीएल ने, ये याद रखना। और राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में ये इसके परीक्षण यानी कि इसके क्या हुए? टेस्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करते हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के संदर्भ में। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसका ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में नहीं, सऊदी अरब में होगा। तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया ग्लोबली, किसको? पुर्तगाल के जो खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जून में बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। EWS 2025 का आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त, याद रखना, 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद, सऊदी अरब में होगा, मैंने बताया था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला, याद रखना, पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी क्षमता वाला देश बन गया है। ठीक है, भारत सरकार ने 2045 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये दोस्तों 2045 तक रखा हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? एक, केवल एक दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भारत सरकार ने 2045 को छोड़कर 2030 रखा हुआ है, ये याद रखो, ये याद रखना। 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म से, और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और थोड़ा पढ़ लो। भारत की पवन ऊर्जा के मामले में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने देश के कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाले पिछले साल के 46.42 गीगावाट से बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है, जो 10.5% की वृद्धि दर्शाता है। कौन? ठीक है, देखो, बेंगलुरु में आयोजित 2025 वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार ने दोस्तों 2030 तक, याद रखना, ये भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से पूरा करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 31 मई 2025 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा विंड एनर्जी क्षमता का 51,292.25 मेगावाट थी। ठीक है, 31 मई तक। 2024-25 की कुल क्षमता वृद्धि 4,151.31 मेगावाट देखने को मिली है। चीन, यूएसए और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला बन गया है। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे यूएसए, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। आई फॉर इंडिया एंड आई लव माई इंडिया। आओ, इसरो दोस्तों, हाल ही में जून, इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण की बात की? ये की 14 से 15 जून, कुशीनगर। डेट भी याद रख लेना, कुशीनगर। कहां पर? कुशीनगर में। हाल ही में जून 2025 में इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण के सफलतापूर्वक परीक्षण किया और राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज को एक ही मंच के अंतर्गत लाया है? ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी विकास और आवास विभाग
ने एक एकल वेब आधारित ई नगरपालिका 2.0 ये पूछेंगे। तो ई नगरपालिका 2.0 योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया, जिससे मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज को एक ही मंच के अंतर्गत लेके आ गए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मोदी की नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आइस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर आदित्य सिंह अग्रवाल, देख लेना, आदित्य सिंह अग्रवाल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी की, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 तक शुरू होगी। इसके अनुसार यह कितने चरणों में संपन्न हो सकती है? भाई पूछेंगे 2 चरणों में। गृह मंत्रालय ने जनसंख्या जनगणना की अधिसूचना जारी की, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 से शुरू होगी। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए दोस्तों 1 मार्च 2027 होगी। ठीक है, बाकी के जो है और 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। बाकी ये जनगणना 2 चरणों में होने वाली है, देख लेना आप। ठीक है, क्या है इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। नागरिकों के लिए स्वयं गणना की सेल्फ इनुमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी इसमें। हाल ही में संपन्न म्यूनिक ISSF विश्व कप 2025 की तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 30वें स्थान पर। याद रखना, ये आएंगे क्वेश्चन। म्यूनिक में हुआ था ISSF विश्व कप 2025। भारत ने म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल में अपना अभियान 4 पदकों, इनकी 2 स्वर्ण और 2 कांस्य ब्रॉन्ज के साथ, 4 हैं, 2 गोल्ड हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं, उसके साथ समाप्त किया। पदक तालिका में भारत, चीन और नॉर्वे के बाद पहले पे चीन, फिर नॉर्वे, फिर उसके बाद नंबर 3 पे इंडिया 30वें स्थान पर रहा। म्यूनिक जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था और यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किया गया था। स्वर्ण पदक विजेता कौन है? सुरुचि सिंह, याद रखना, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित यानी कि ये मिक्स टीम में इन्होंने गोल्ड जीता। ब्रॉन्ज जीतने वाले ये शिफ्ट कौर सामरा, मैंने ऊपर बताया था अभी। महिलाओं की 50 मीटर राइफल पोजीशन में शिफ्ट कौर सामरा और एला वेनिल बलारविन, क्या नाम है? एला वेनिल बलारविन है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर में। ये आ सकते हैं मैचिंग में, पूछेंगे ये कौन कौन है। थोड़े नए नाम है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। चलो, जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मक्रियायोस थर्ड से सम्मानित किया है? साइप्रस दोस्तों। 16 जून 2025 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस, कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलाडेस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की राष्ट्रपति मुर्मू जी को पहली महिला ADC कौन नियुक्त हुई है? ये कौन हुई है बताइए? ये हुई है फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी को भारत की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पहली महिला ADC नियुक्त किया है। ये हरियाणा की चरखी दादरी जिले की रहने वाली है। यह भारतीय नौसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है। ADC का मतलब है एड डी कैंप। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी है? ब्लेज मैट्रेविली। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 उसके 116 साल के इतिहास में पहली बार इसकी प्रमुख कोई महिला बनेगी, जिसका नाम है ब्लेज मैट्रेविली। इस साल के अंत में रिचर्ड मूर से पदभार ग्रहण करते हुए संगठन की 18वीं प्रमुख बनी है। कौन सी? 18वीं, पूछ सकते हैं ये वाला भी। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्र आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम को। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ के रूप में ये 2015 में मनाया गया था, स्टार्ट किया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। तो राष्ट्रीय आयोजन स्थल क्या था? वह है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन कांड की बात करेंगे। हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 17 जून 1994 को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि UNCCD को अपनाया गया था। कौन सा सही है? ये CAR, दोनों सी हैं, RA का सही स्पष्टीकरण। ठीक है, 17 जून को मनाया था 1994 से UNCCD। इसका विषय था भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा जोधपुर में, इंपोर्टेंट है दोस्तों, जोधपुर में मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियां विषय पर एक राष्ट्र कार्यशाला की योजना का आयोजन किया गया? यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव हैं,
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में एक दिवसीय राष्ट्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका थीम था मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियां। ठीक है, हाल ही में नेक्स्ट बात करें 85 की। हाल ही में किस संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि FAO द्वारा श्रेणी ए के रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई है? यह दोस्तों ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल वाला, भोपाल स्थित इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, उसको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा श्रेणी ए रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा 29 मई 2025 को पेरिस में आयोजित WOAH के 92वें सत्र के दौरान हुई। ये कहां पर हुआ? पेरिस में। रेंडर पेस्ट जिसे मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2025 में DRDO ने किस संस्थान के नाम साथ मिलकर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया था? दोस्तों यह IIT दिल्ली, याद रखना। हाल ही में जून 2025 में DRDO और IIT दिल्ली में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया। इस प्रयोग ने 7% से कम की क्वांटम बिट त्रुटि दर के साथ लगभग 240 बिट प्रति सेकंड की सुरक्षित की दर प्राप्त की है, याद रखना। हाल ही में जून 2025 का मामला है, देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह हरियाणा के मानेसर में। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की लोडिंग क्षमता देश में सबसे अधिक है, प्रतिवर्ष एनुअली 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अब ICC ने 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के कार्यक्रम की घोषणा की है ICC ने। अब धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में बात करेंगे। इससे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य संबंधित गांव और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। बोथ आर राइट दोस्तों। 15 जून 2025 को 15 जून का मामला है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मामला धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। इसका उद्देश्य 549 जनजातीय जिलों, 2900 प्लस ब्लॉकों और 207 अति संवेदनशील जनजातीय समूह यानी PVTG केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गांव और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। यह अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा और प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान PM जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन को समर्थन देगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? यह 2026 इंपोर्टेंट है। UNGA ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026, तो ये भी मैचिंग में आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी और चुनौतियों को वैश्विक मंच पर लाना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है? यह दोस्तों अनुराधा ठाकुर, आर्थिक मामलों की सचिव। IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर को सेबी के बोर्ड में नियुक्त किया गया। सेबी में अनुराधा ठाकुर को वे 1 जुलाई 2025 के पदभार ग्रहण करेंगी और सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायर हो रहे आर्थिक मामलों में सचिव है अजय सेठ का स्थान लेंगी, अजय सेठ का दोनों। इसके साथ ही अनुराधा ठाकुर भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बन गई हैं, तो अनुराधा ठाकुर याद रखना। हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किस देश द्वारा शुरू किया गया? ये ईरान द्वारा। ईरान इजराइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है, जो लगातार तीसरे दिन इजरायली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों की श्रृंखला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली शुरू की है। किसने? बिहार ने। और मतदान प्रक्रिया में इस क्रांतिकारी परिवर्तन को अपनाने वाला बिहार वोटिंग में बिहार देश का पहला राज्य बन गया। ये पूछ सकते हैं किसमें? वोटिंग प्रणाली में बिहार। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्म देसी ऊन ने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता? जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म निर्माता है इसके सुरेश एरियात। उनकी एनिमेशन फिल्म है देसी ऊन। उसने फ्रांस में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल हुआ फ्रांस में, उसमें सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी सम्मान जीतकर भारतीय एनिमेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। नाम याद रखना, देसी ऊन।
ठीक है, एनसी इंटरनेशनल कहाँ हुआ, फ्रांस में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को किस वर्ष शुरू किया गया था, वर्ष 2024 में। 2.0 को 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर 2.0, इसका निर्माण लगभग 2.35 लाख घरों की मंजूरी दी है इसके तहत निर्माण के लिए। उपयुक्त मध्य 9 राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करीब 2,34,866 घरों की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 7 लाख के आंकड़े पार कर गई। इस योजना के तहत 4 वर्टिकल यानी कि लाभार्थी नेतृत्व निर्माण भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराए की आवास और ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएम योजना 2.0 2024 में लॉन्च हुआ। इसका मूल था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का नया संस्करण है, जिसे पूरे भारत में शहरी परिवारों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था इस वाली को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संदर्भ में। इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। ठीक है, इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है। कौन सा सही है, ये गलत है, एक पहले वाला सही है, केवल एक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दोस्तों रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला इस बार। इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली है शीर्ष रैंक वाला। दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 123वीं, पहले ये रैंकिंग 150 थी। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग में टॉप 150 यूनिवर्सिटी में आईआईटी दिल्ली के अलावा आईआईटी बॉम्बे का नाम शामिल है। आईआईटी बॉम्बे को इस बार 129वीं और आईआईटी दिल्ली को 123वीं, बॉम्बे को 129वीं और दिल्ली को आईआईटी दिल्ली को 123वीं रैंक मिली है। इस रैंकिंग में अमेरिका, इंग्लैंड और चीन के बाद भारत के सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान क्यूएस रैंकिंग में नंबर 1 पे यूएस है, फिर यूके है, फिर चाइना है, उसके बाद इंडिया है। दोस्तों याद रखना, टॉप 10 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखो, ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन ब्रिटेन का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अमेरिका, इटिया ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर यूएससीएल अमेरिका और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। अगर देखा जाए तो 1 अमेरिका है, 2 अमेरिका, 3 अमेरिका, 4 अमेरिका, 5 अमेरिका, 6, 10 में से 6 यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। समझ रहे हैं आप। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन सिंधु। सिंदूर अलग है, सिंधु अलग है। भारत का ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 18 जून 2025 को शुरू किया गया था। हाल ही में किस संगठन ने दोस्तों प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया है, तो प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ही नहीं, याद रखना इंपोर्टेंट है। सालों तक यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बाद भी मेरिट में जगह पाने से चूके प्रतिभाशाली युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलवाने में मदद हेतु यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है, हैदराबाद में। हाल ही में जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने औपचारिक रूप से इस केंद्र का इनोवेशन किया, याद रखना। अब बात करेंगे अभ्यास शक्ति की। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। कौन सा सही है, दोनों ही गलत है दोस्तों। अभ्यास शक्ति दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस के ला कैलरी में, कहां पर हुआ, फ्रांस के ला कैवलरी में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व जम्मू कश्मीर राइफल्स की बटालियन कर रही है। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक, और यहाँ पर है वार्षिक, तो ये 2 साल में होता है, ऐसे ही भी याद रखना। ये अभ्यास शक्ति द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ये 8वां संस्करण कहां पर, मेघालय के उमरोई में नहीं हुआ, ये फ्रांस के ला कैवलरी में हुआ है। ये याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां एग्जाम में फंसाएंगे। नेक्स्ट, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर 2 नए राइनो रिहेबिलिटेशन सेंटर RRC 3 और RRC 4 स्थापित करने की घोषणा की है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज है, हाइप न्यूज है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंडों और अन्य संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों की प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, उसमें 2 नए राइनो रिहेबिलिटेशन सेंटर RRC 3 और RRC 4 स्थापित किए हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में लखीमपुर खीरी। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, उसके बाद मई आएगा दोस्तों। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देशों में भारत का स्थान क्या है? तीसरा दोस्तों, थर्ड स्थान इंपोर्टेंट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने, इसकी रिपोर्ट की माने तो भारत पिछले 5 वर्षों में दोस्तों बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देशों में तीसरे स्थान पर है। कहीं भारत से आगे चीन और अमेरिका है, कहीं भी आए तो ज्यादातर यही दोनों आगे हैं इंडिया से। इसलिए भाई 100 क्वेश्चन थे जून के, बहुत इंपोर्टेंट। आगे मई का उसकी भी बात करेंगे। मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपोर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉप 100 हैं। यहाँ से मिस मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। डिटेलिंग करने की पूरी कोशिश की है एक एक चीज को। और मैं बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा और मेरा दावा है। इसलिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और वीडियो पे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, कम से कम 1000 व्यूज तो पहुंचने चाहिए, जो नहीं पहुंच रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो पूरा देखिए अंत तक, तो हमें थोड़ा सा तो हाइप मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।